नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है श्रवण कुमार। अंकजा जानती है कि गुलाब जामुन पापा की कमजोरी है, एक दे देती तो क्या हो जाता। सनी को कह रही थी कि दादाजी के सामने मत खाना, क्या संस्कार पड़ेंगे बच्चे पर। सुरेखा की बात सुन जतिन आहत और दमयंती जी मौन थी। जतिन, सुरेखा और दमयंती जी के चेहरे से झलकी अप्रसन्नता देख सूर्यकांत जी निंदारस से बसते कमरे से बाहर निकले तो दंग रह गए। छोटी बहू अंकजा दरवाजे की ओट में खड़ी भीतर की फुसफुसाहट सुनने का प्रयास कर रही थी। सूर्यकांत जी से नज़र मिलते ही वो शर्मिंदगी के भाव लिए चली गई। अटपटा सा महसूस करते बरामदे की ओर गए तो छोटे बेटे अभय और बहू अंकजा के वार्तालाप के कुछ हिस्से कानों में पड़े। मैं तो पापा के डायबिटीज़ के कारण सनी को उनके सामने गुलाब जामुन खाने से रोक रही थी, पर यहाँ तो अर्थ का अनर्थ बना दिया सुरेखा भाभी ने। छोटे बच्चे के सामने कहना ठीक नहीं था। सनी का नन्हा मन नहीं समझेगा तुम्हारे कंसर्न को। हाँ, ये गलती हुई। मैं समझाती कि दादाजी के लिए मीठा नुकसानदेह है, पर भाभी ने तो बीच में ही बात पकड़ ली, कितना कुछ सुना दिया। अब मम्मी पापा से चुगली करेगी, क्या सोचेंगे वे। सोचेंगे तुम कितना ख्याल रखती हो। अरे आप तो बस। जतिन भैया और सुरेखा भाभी का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन से घूम घूम कर देख रहे हैं कि मम्मी पापा कैसे रह रहे हैं। बात बात पर टोका टाकी, नसीहत बर्दाश्त से बाहर है। बड़े हैं, कुछ कह दिया तो क्या हुआ। कहने का बुरा नहीं लगता, बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश बुरी लगती है। कल कह रहे थे एक डाइट प्लान बनाओ। मम्मी पापा कमज़ोर लग रहे हैं, वह आरोप भी हम पर है। बड़े भैया ने मुझे भी कहा कि मैं पहले से कमज़ोर हो गया हूँ, तो क्या यह आरोप भी तुम पर आया। अब मम्मी पापा की सेहत के लिए बोला तो बुरा मान गई। सच भी है कि पहले से सेहत गिरी है। इस उम्र में साल दर साल तेज़ी से अंतर आता है। हम रोज़ देखते हैं तो पता नहीं चलता, वो सालों बाद मिले हैं। जाहिर है कि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। सूर्यकांत जी बाहर आती धीमी आवाज़ों से व्यथित खुली हवा में चले गए। हर तरह से आराम व सुविधा के बावजूद सुरेखा जतिन का अंकजा अभय में कमी निकालना और दमयंती जी का अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल होना हमेशा ही अखरा है। सोच में डूबे सूर्यकांत जी सामने बने पार्क में अपनी मित्र मंडली तक पहुंच गए। मित्र सुधाकर हंसकर बोले, बहू बेटे से खूब सेवा करवाई है, तभी ईद का चांद हो गए हो। भाई, इनके श्रवण कुमार के क्या कहने, मेरी मिसेज बड़ी तारीफ करती है। कौन, अभय? अरे नहीं, बड़ा बेटा जतिन। कब तक रुकेगा यहाँ। दमयंती जी भाभी उसकी बहुत तारीफ करती हैं। बातचीत का मुद्दा बदलने के लिए सूर्यकांत जी ने उनके कुर्ते की तारीफ की तो वे गौरवान्वित होकर बोले, मेरे इंदौर वाले बेटे ने भेजा है। उनके इंदौर वाले बेटे के गुणों को सुनने के बाद सुबोध जी को अपने दानवीर सहृदय कनाडा वाले बेटे की याद आई, साथ ही अपनी बहू की भी, जो कनाडा में रहते हुए भी संस्कारशील है। बाकायदा उनके चरण पखारती है, कहती है बुजुर्गों के आशीर्वाद जरूरी है। दूर निवास करते बच्चों की चर्चा में अब सब शामिल थे। मित्रगण के कई अमुक बहू के हाथों से बने पकवान के स्वाद में तो कोई अपने बेटे के स्वभाव में डूबा था, कोई किसी बेटे के घुमाने फिराने के शौक का मुरीद था, तो कोई पूजा पाठ वाले स्वभाव पर फिदा था। दूर रहती संतानों के गुणानुवाद में सब यूं डूबे मानो निरानंद निस्पृह सा जीवन उन आनंदमयी क्षणों के सहारे ही बीत रहा हो। गोया जिस बेटे बहू के घर जा रहा है उसे छोड़कर दूसरी संतानों में सारी खूबियां टनों भर हुई हो। भूले बिसरे गीतों की मधुर तान में डूबे लंबी उसांस भरते मित्रों में सूर्यकांत जी पूछना चाहते थे कि आप सब उन संतानों के पास क्यों नहीं चले जाते, पर कुछ सोचकर चुप रहे। सबके हुलसित आत्ममुग्ध मन पर इस प्रश्न के बोझ से उनको उदासीन करना नहीं चाहते थे। इस बीच जतिन अपने पापा को लेने आया तो सुधाकर बोले, लो भाई, आ गए आपके श्रवण कुमार, सुख दुख बांटिए, कल मिलते हैं। आपके लिए ऐसा संबोधन सुनकर जतिन गदगद हो गया।
रास्ते में भावुकता से बोला, कितना लकी है अभय, आप लोग उसके साथ रह रहे हैं। पापा कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ? अभय और अंकजा आप लोगों को वक्त तो देते हैं या नहीं? हाँ, जितना बन पड़ता है। सुबह शाम की चाय, रात का खाना साथ खाते हैं। सुना है ये लोग अपनी शादी की सालगिरह पर हिल स्टेशन गए थे, आप लोगों को नहीं ले गए? क्यों? क्या आप परिवार का हिस्सा नहीं हैं? हम तो कभी अकेले ना छोड़ते। एक बात और, अपने कमरे में एक टेलीविज़न लगवा लीजिए। किस लिए? घर पर तो है ही। मम्मी बता रही थी कि सनी टेलीविज़न ना देखे, इस चक्कर में अंकजा टेलीविज़न अक्सर बंद रखती है। हाँ, पर जब सनी स्कूल जाता है तब देखते हैं। बच्चों के लिए टेलीविज़न की पाबंदी का समर्थन मैं भी करता हूँ। जतिन पिता के तर्क से आश्वस्त होने की बजाय उद्गिन हो गए। बात करते करते घर पहुँचे तो सुरेखा बाजार जाने के लिए तैयार थी। जतिन सुरेखा बाजार से खाने पीने के लिए सामानों के लदे फदे लौटे। मम्मी, ये डाइट वाली नमकीन और बिस्किट है, जितनी मर्जी खाओ, और हाँ, कल से रोज़ बादाम भिगोकर पापा मम्मी को खिलाना। सुरेखा अंकजा को पैकेट देते हुए बोली। दमयंती जी बेटे बहू के स्नेह से आत्ममुग्ध हुई बार बार सुरेखा और जतिन के सिर पर हाथ फेरती, मानो आशीर्वाद देती हो। जतिन को माँ से लाड करते देख सूर्यकांत जी उसका बचपन याद आया। दमयंती जी का पल्लू छोड़ता ही नहीं था। सब उसे दमयंती जी का चम्मच कहते हैं। अक्सर उस पर चुगलखोर का तमगा लगता। उसकी आदत से जहाँ लोग परेशान होते, वहाँ दमयंती जी विभोर हो उस पर वात्सल्य वर्षा करती रहती और चुगलखोर अभियोग को मिटा देती। बचपन से ही जतिन के प्रेम प्रदर्शन को देख लोग उसे श्रवण कुमार कहकर पुकारते। फिर वह शादी के बाद भी कई सालों तक सूर्यकांत दमयंती जी के साथ पैतृक मकान में ही रहा, पर सूर्यकांत जी के रिटायरमेंट के बाद वे दूसरे शहर चले गए। 5 साल अकेले रहने के बाद अंकजा और अभय ने सूर्यकांत और दमयंती जी से अपने साथ चलने की पेशकश की, तो उन्होंने मना नहीं किया। अकेले रहना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा था। आज 5 साल से वे अभय और अंकजा के साथ ही है। जतिन सुरेखा साथ 2 साल में छोटे भाई के घर माता पिता से मिल जाते हैं। इन दिनों वे उनकी दवाइयों, स्वास्थ्य, खान पान, मनोरंजन आदि से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर आश्वस्त होना चाहते हैं। उनके जाने के बाद कई दिनों तक दमयंती जी उनके प्रेम में डूबी दिखती। बात बात पर जतिन और सुरेखा का उल्लेख होता। सूर्यकांत जी अभय, अंकजा, सुरेखा, जतिन के व्यवहार का आंकलन कर ही नहीं रहे थे। तभी दमयंती जी बोली, सुनो, कल घर सूना हो जाएगा। जतिन और सुरेखा के आने से कितनी रौनक हो गई। हाँ हूँ मैं जवाब देते सूर्यकांत जी सहसा बोले, कहो तो इस बार जतिन के घर हो आए। ज़्यादा नहीं तो 6-7 महीने रह आएंगे, तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। पति के प्रस्ताव पर दमयंती जी चौंक पड़ी। कैसी बात कर रहे हो? क्या सोचेंगे अभय, अंकजा? इसमें सोचने जैसा क्या है? पर हम दोनों का हक है, तो एक वंचित क्यों रहे? कुछ सोचकर दमयंती जी बोली, नहीं, अब ये नया बखेरा मत खड़ा करो। जहाँ है वहीं ठीक है। कौन 3 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ेगा? तुम जतिन से बात करो, किसी अपार्टमेंट में घर ले लिया जाए या फिर नीचे वाला घर किराए पर ले ले। अब सो जाइए। जाने कहाँ से फिजूल की बात दिमाग में आ गई। दमयंती जी सो गई, पर ये सूर्यकांत जी देर रात तक कुछ सोचते रहे। सुबह आँख खुली तो अंकजा और अभय को इतनी सुबह तैयार देख याद आ गया कि आज सनी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। वो जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। सूर्यकांत जी ने जोर से आवाज़ लगाकर अंकजा से चाय मांगी। जी पापा, उसने बोल तो दिया, पर इधर उधर के काम निपटाती रसोई तक पहुंचने का समय नहीं निकाल पाई। भाभी, देर हो रही है, सुरेखा से कहती बाहर चली गई। अंकजा के जाते ही सूर्यकांत जी की रोज भरी आवाज़ आई, इस घर में क्या एक कप चाय भी समय से नहीं मिल सकती? सुरेखा ने आश्चर्य से कहा, अरे उसने चाय नहीं दी आपको? जतिन ने गुस्से से सुरेखा को चाय बनाने का आदेश दिया और अंकजा की लापरवाही को कोसने लगा। आधी पेंशन देते हैं पापा, फिर भी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। पापा को नाराज देखकर जतिन के सुर तेज हो गए थे। सहसा सूर्यकांत जी बोले,
क्या समझते हैं कि मेरा एक ही यही ठिकाना है? बस अब तुम्हारे साथ चलूँगा, अब और अपमान नहीं सहेंगे। जतिन सुरेखा को अवाक देख और वे आगे बोले, दमयंती जी, सामान बांधो। जिस घर में समय पर चाय ना मिले, गुलाब जामुन छिपाकर खिलाए जाए, खुद घूमने जाए और हम रखवाली करें। दमयंती जी टेलीविज़न को तरसे, ऐसे घर में रहना अब मुश्किल है। अरे सठिया गए हो क्या? मैंने कब कहा टेलीविज़न देखने को तरस गई हूँ? दमयंती जी ने टोका तो हड़बड़ाते हुए जतिन ने भी कहा, हाँ पापा, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अंगजा जल्दी में थी, पर सूर्यकांत जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। जतिन ने सिर पकड़ लिया। छोटी छोटी बातों का जो बतंगर उसने बनाया था, सब सूर्यकांत जी के मुंह से निकल रहा था। सुरेखा जतिन को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोली, क्यों जरा सी बात का बतंगर बनाकर पापा का गुस्सा बढ़ाया? अरे घर परिवार में हजार बातें होती हैं, कुछ हमने भी कर ली। क्या जानते नहीं अंगजा अभी कितना ख्याल रखते हैं? घूमने का शौक चढ़ा है, थोड़ी दूर चलकर तो हाँफने लग जाते हैं। दमयंती जी पति की हरकत पर हैरान बरबरा रही थी। जतिन समझा रहा था, अभय आपकी सेवा में कोई कसर नहीं रखता है। अंगजा मन की साफ है, मलाल मत रखिए। साथ ले जाने को ले चलूं, पर आपको असुविधा होगी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया, पर जानता हूं यहाँ जैसा आराम आपको कहीं नहीं मिलेगा। बैसाखता मुंह से निकला। कड़ी मशक्कत के बाद सुरेखा और जतिन अभय और अंगजा का सेवा भाव बखान कर सूर्यकांत जी के क्रोध के उफान पर छींटे मारकर शांत करने में कामयाब हुए। अंगजा अभय आए तो सुरेखा और जतिन के स्वर बदले से लगे। सुरेखा को अंगजा से कहते सुना, तुझे मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? और हाँ, सबके साथ अपना भी ख्याल रखा करो। जेठानी की आत्मीयता और छोटे बड़े भाई का दोस्ताना अंगजा को भी भा गया। डाइनिंग टेबल पर अभय और जतिन के ठहाके के साथ सुरेखा और अंगजा की गुफ्तगू भी जारी थी। पापा मम्मी के डाइट और स्वास्थ्य को लेकर कुछ नहीं कहा गया। मम्मी पापा के मौन का कारण अभय अंगजा ने यही निकाला कि वे जतिन भैया और भाभी के जाने से दुखी हैं। दूसरे दिन सैर के समय जतिन यहाँ के हवा पानी और अंगजा अभय के प्रबंधन की तारीफ कर रहा था। भावुक माहौल में विदा होते सुरेखा और जतिन के साथ बाकी सभी थोड़े दुखी थे। आप लोगों का ख्याल इतने अच्छे से रखा जा रहा है, बहुत तसल्ली है। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। जतिन के भावपूर्ण शब्दों पर सूर्यकांत जी ने कहा, अपना ख्याल रखना और आते रहना। इतना कहकर जतिन को गले लगा लिया। अभय और अंगजा बड़े भाई के मुंह से तारीफ सुनकर खिल उठे। जतिन सुरेखा के जाने के बाद दुख और गुस्से के मिले जुले भाव में दमयंती जी को चुपचाप कमरे में बैठा देखकर सूर्यकांत जी बोले, कुछ पूछोगी नहीं? क्या पूछूं, जाते जाते बेटे बहू को दुखी कर दिया। कहाँ दुखी थे? आज जतिन अपने भाई और उसकी पत्नी की प्रशंसा करता नजर आया। तुम्हारा दिमाग बेवजह के प्रदूषण से दूषित होते बचा। जेठ जेठानी के प्रति सम्मान तो देवर देवरानी के प्रति स्नेह दिखा। जतिन और सुरेखा बेवजह परेशान नहीं दिखे और सबसे बड़ी बात, दोनों हमारी देखरेख के प्रति आश्वस्त होकर गए। और क्या चाहिए? पर आपने ऐसा क्यों किया? कौन सा भूत सवार हुआ जो एकदम बिगड़ गए और अब शांत? तुम मेरे कल के स्वांग को सच समझ बैठी क्या? स्वांग मतलब? पर किस लिए? दमयंती जी हैरान थी। सूर्यकांत जी गंभीर मुद्रा में बोल रहे थे। हर बच्चा अपने माता पिता को सुखी देखना चाहता है, पर जिम्मेदारी लेने से बचता है। बूढ़े माता पिता के सुख आराम के लिए अपने सुख को दांव पर लगाए बिना दूसरे भाई बहनों का मुंह देखकर, उनको नसीहतें देकर कर्तव्य पूर्ति की ये तीसरी समझता है। ऐसे में कुछ माता पिता एक बेटे के घर रहते हुए अपने मन में दूसरे में लगाकर उस बेटे के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं जो उनको सहारा दे रहा है। दूर रहने वाले में प्रेम में डूबकर हम साथ रहने वाले की सेवा प्रेम को नज़रअंदाज करके उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं। आप क्या चाहते हैं? जिस बेटे के साथ रहे बस उसे ही स्नेह आशीर्वाद का पात्र बनाएं। स्नेह आशीर्वाद के दोनों हकदार हैं, पर जहाँ तक प्रशंसा का सवाल है तो उसका एक अतिरिक्त निवाला आपके हाथों से उसे खिलाना चाहिए।
जो पास है, प्रेम पूर्वक खिलाया वो निवाला उसको आत्मतृप्ति कर देगा, परिणाम भी सुंदर निकलेगा। अपना जतिन बहुत प्रेम करता है, माना, पर उसका प्रेम प्रदर्शन है, जिम्मेदारी से इतर दूसरों के कामों में कमी निकालने वाला है। बचपन से उसकी चुगलियां सुन तुम हंस देती थी, अब ये आदर रिश्तों में दरार डालेगी। आज के बाद जतिन निरर्थक नसीहतें देने के बाज आएगा। अव्यवहारिक नसीहतों का भार उठाने में वो कितना सक्षम है, यह एहसास करवाना जरूरी था। हमें भी स्वयं के सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ानी होगी। गलत के चश्मे से सही बात गलत ही दिखेगी। जब हम अकेले थे तब टेलीविज़न तीसरे की मौजूदगी का एहसास कराता था। यहाँ तीसरे की मौजूदगी अभय, अंगजा और सनी पूरी करते हैं। गुलाब जामुन ना देना मेरे स्वास्थ्य की चिंता के तहत है, ये विश्वास होना चाहिए। दोनों अपने बच्चे हैं, हमसे जुड़ाव होना स्वाभाविक है। एक सहारा देकर प्रतिबद्धता निभाता है, दूसरा नसीहतों हिदायतों द्वारा कर्तव्य पूर्ति करता है। बोलो किसकी प्रतिबद्धता को सही मायने में पूरे नंबर दोगी? दमयंती जी मौन थी, तभी अंगजा और अभय भीतर आए। अंगजा उत्साह में हाथों में पकड़ी साड़ी दिखाते हुए बोली, भाभी ने दी है, सुंदर है ना? मैं तो भैया भाभी को कुछ दे ही नहीं पाई। इतने दिनों से सबका ख्याल रखा, वो क्या कम था? जाओ अब थोड़ा आराम कर लो। दमयंती जी के स्नेहपूर्ण शब्दों से लबरेज तारीफ से अंगजा के चेहरे पर छाया उल्लास अभय के चेहरे पर संतुष्टि के भाव ले आया, जिसे देख सूर्यकांत जी मुस्कुरा दिए। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।